बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फराज और यह मकबूल जान के साथ। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह पर कायम है। इंटरनेशनली कोशिश की जा रही है कि शायद हमें कोई फ़ॉरेन सपोर्ट मिल जाए, वो सब कुछ है। लेकिन अगर आप इंटरनल इंस्टेबिलिटी को देखें पॉलिटिक्स की, और ख़ास करके आप अदलिया को देखें, तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ कोट करना चाहता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस को दावत पर बुलाया। 14 जजेस गए वहाँ पर, एक जज नहीं गए। कौन से हैं आप जानते हैं, वो कौन से हैं जो नहीं गए होंगे? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्यों नहीं गए, कैसे नहीं गए? और ये सब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो सियासतदान अक्सर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पहले अपना घर तो ठीक कर लें, अपने मामला सही कर लें, फिर हमें डिक्टेट करवाएं, तो कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? इसके अलावा भी है कि 15 जजों को पार्लियामेंट ने बुलाया था कि वो तशरीफ़ लाएँ वहाँ पर। उनमें से 14 नहीं गए थे और काजी फ़ाइज़ ईसा गए थे। और फिर वहाँ पर उन जगहों पे जो हैं हिज़्ब इख्तिलाफ़ नहीं बल्कि हिज़्ब इक़्तिदार की सीटों पर बैठ के बाकायदा पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, पार्लियामेंट की तरफ से जजों के ख़िलाफ़, जुडिशरी के ख़िलाफ़ बाकायदा पूरे लेक्चर सुन के एक छोटी सी तकरीर करके चले आए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन 1997 के क्राइसिस से गुजर रहा है। ठीक है, 97 का क्राइसिस भी नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद पैदा किया था। मैं उस क्राइसिस को दोहराना नहीं चाहता, वो बहुत लंबा, उसका ज़ाती विटनेस हूँ मैं उस कोयटा बेंच का, जिसमें जस्टिस नासिर असलम ज़ाहिद, जस्टिस अरशाद हसन और जस्टिस खलील रहमान थे, जिनको उन्होंने बाकायदा टिप किया था कि आप जो हैं जस्टिस सज्जाद अली शाह के ख़िलाफ़ जो केस सुने। लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है, उस कहानी को छोड़ देते हैं। तकरीबन वही चीज़ दोहराई जा रही है और अदलिया के ख़िलाफ़ एक महाज आराई जो है वो पैदा की जा रही है इस सारे इशू के अंदर। उसका मकसद सिर्फ एक है कि किसी न किसी तरीके से जब हम ये इक़्तिदार 2 या 3 महीने बाद छोड़ें तो हम खुद नहीं जाएं, बल्कि हमें कान से पकड़ के निकाला जाए और फिर हम एक और मुझे क्यों निकाला जो है विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, मैं आपको पूरे पाकिस्तान की जो नब्ज़ है वो बता सकता हूँ कि इस वक्त अगर उसको फ़ौज भी निकाले ना आके शहबाज शरीफ को, तो लोग फ़ौज के हक़ में नारा लगाएंगे, शहबाज शरीफ के हक़ में नहीं लगाएंगे। ये इस वक्त फीलिंग इस वक्त ये है, क्योंकि गुज़श्ता 1 साल का जो हमारा गुजरा है वो बड़ा अजीब है। लेकिन मैं इस क्राइसिस पे आना चाहता हूँ। 3-4 चीज़ें बोली जाती हैं कि पहले अदलिया आप खुद इकट्ठी हो रहे। पहली बात तो यह है कि अदलिया कोई महाज नहीं होती। अदलिया का हर जज इंडिपेंडेंट और बावकार है, बेशक, और अदलिया के हर जज का फैसला अलहदा और बाइज़्ज़त और काबिल अमल है। खूबसूरत बात। एक दिन पहले जज बना है और 10 साल पहले जज बना है, दोनों का इख्तियार एक है। अगर 15 जज हैं और 15 जज बैठ के 15 के 15 बेंच में बैठते हैं तो कंसेंसस ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अदलिया की पूरी तारीख के अंदर आपको कम से कम 50% केस ऐसे मिलेंगे कि जिसके अंदर कंसेंसस नहीं होता, इख्तिलाफ होता है, लेकिन अक्सरियत की राय की बुनियाद पर फैसला कर दिया जाता है कि ये बंदा जो है इसको दे। उसके अलावा भी अगर एक आदमी, एक सेशन जज उसको फांसी देता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट का जज फांसी देता है, और उसके बाद हाई कोर्ट का एक डिवीजन बेंच जो है वो 2 बंदों पर मुश्तमिल वो फांसी देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में एक जज उसको उसकी फांसी बहाल रखता है, और उसके बाद उसकी रिव्यू में भी वही जज जो है उसको फांसी दे देता है, और बाकी 15 के 15 जो हैं, या 14 के 14 जो हैं, या 12 के 12 जो हैं समझते हैं कि फांसी गलत हुई है, तो क्या उसकी फांसी की सज़ा पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा? एक बात तो यह है कि कोई तसव्वुर ही नहीं कि अदलिया यूनाइट हो। इसका मतलब यह है कि आप जुडिशल माइंड जो है उसकी, अदलिया जो है वो कोई महाज जंग नहीं है, बंदूक लेके नहीं आपके ख़िलाफ़ खड़ी। अदलिया ने इस आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके पास खड़ी। दूसरी अहम तरीन बात यह की जा रही है कि सीनियरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट। कोई इस दुनिया के किसी भी मामले के अंदर ये दलील नहीं है कि फ़लाँ शख्स ज़्यादा कॉम्पिटेंट, फ़लाँ शख्स ज़्यादा ईमानदार, फ़लाँ शख्स ज़्यादा ऑनेस्ट है क्योंकि वो खुशकिस्मती से पहले पैदा हो गया था। क्या बात? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझसे बड़ा आदमी जो है वो जाहिल भी हो सकता है और मुझसे बड़ा आदमी जो है ज़हीन भी हो सकता है। ऐसे कोई तसव्वुर ही नहीं कि जनाब चूँकि उसकी उम्र बड़ी है इसलिए सीनियर। दुनिया पूरी में सीनियरिटी का कोई तसव्वुर नहीं यहाँ पर पाया जाता। अब आ जाते हैं इस सारे क्राइसिस के अंदर, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं काफ़ी अरसे से काफ़ी नुमायाँ हुए हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा की ख़ानदान को मैं गुज़श्ता तकरीबन 40 साल से जानता हूँ। इनके बड़े भाई काजी अज़मत ईसा जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे ज़ाती दोस्तों में से हैं, एक किस्म की ख़ानदानी तल्लुक़ात।
इनके बहनोई मिर्ज़ा कमर बेग जो हैं वो हमारे ख़ानदानी तल्लुकात हैं, इतने अच्छे तल्लुकात हैं कि इवन यहाँ जब मैं पहली दफ़ा शादी के बाद कराची गया था तो उन्हीं के घर में जाके ठहरा था। उनके वालिद मिर्ज़ा कैसर बेग होते थे, बड़े कमाल के आदमी, मेरे फादर इन लॉ के दोस्तों में से थे, उनके ससुर के दोस्तों में से। इनकी एक दूसरी फैमिली काजी मूसा की जो फैमिली है, जिसमें से काजी जहांगीर अशरफ काजी जो हैं और जेनिफर मूसा जो हैं, वो बहुत अच्छे उनसे तल्लुकात हैं। उनके बाद उनकी एक काजी मूसा के और बच्चे जो थे खैर बशमरी की औलाद में से यकूब काजी, उनसे भी बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। फ़ायज़ ईसा एक ऑड मैन आउट है और फ़ायज़ ईसा की एक पूरी ज़िंदगी है कि जो ज़िंदगी एक जिसे कहते हैं एक रवैये का इजहार करती है। ठीक है। काजी फ़ायज़ ईसा पढ़ के आए तो वालिद ने बलूचिस्तान के बजाय उन्हें, उस पर शायद वालिद नहीं होते थे, बलूचिस्तान के बजाय उन्हें वालदा होते थे, बेगम ईसा, कराची में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। बलूचिस्तान से उनका कोई ताल्लुक़ इतना ही था कि उनके वालिद बलूचिस्तान में कंधार से उनके दादा काजी जलालुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए थे और कल्लात में आके लगे थे और वो उन्होंने आके कोई मेराना शुरू कर दिया था। कहा जाता था कि अंग्रेज़ उनको लेके उनको वहाँ पर अपने नुमाइंदे की तरफ लेके आया। ठीक है। उसके बाद जब जुडिशल क्राइसिस पैदा हुआ और तमाम जज फारग कर दिए गए तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तमाम जजेस जो थे, क्योंकि उन्होंने PCO के तहत तलब उठाया था, तो उसमें सारे के सारे वो चले गए, जिनमें से एक वहाँ रजा सिद्दीकी में खैर उस वक्त चीफ जस्टिस होते थे, वो भी मेरे बहुत आजकल करीबी अजीज़ों में से। तो होना तो ये चाहिए था कि आप उस वक्त किसी और से जज जो है फौरी तौर पर ले आते ताकि उसका प्रोसेस चलते, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने काजी फ़ायज़ ईसा को बराह रास्त चीफ जस्टिस लगाया, जिसकी पूरी पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के किसी जुडिशल सिस्टम में कोई नज़ीर नहीं मिलती, बिल्कुल आतन कोई नज़ीर नहीं मिलती कि आपने एक जज को जिसने कोई एक दिन के लिए भी ना सेशन जज रहा हो, ना आम जज रहा हो, ना एडवोकेट जनरल रहा हो, ना अटर्नी जनरल रहा हो, उसको आप बराह रास्त चीफ जस्टिस लगा दें। उस चीफ जस्टिस के दौरान मेरे साथ जितने भी साथी ब्यूरोक्रेट जो थे, जो पेश होते थे, वो हमेशा ये देखते थे कि काजी फ़ायज़ ईसा का एक रवैया जो है अपने फेलो जजेस के साथ बड़ा, जिसे कहते हैं ना, ऐसा है कि जैसे कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म का, पता नहीं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा रखा है और ये बड़े जाहिल बेचारे कोयटा के लॉ कॉलेज के। उनमें से एक हमारे बुजुर्ग दोस्त थे अब्दुल कादर मैंगल साहब। तो अब्दुल कादर मैंगल साहब एक दफ़ा काजी फ़ायज़ ईसा के साथ बैठे हुए थे, तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने को केस सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वकील से जो आर्गू कर रहा था कि मुझे अंदाज़ा समझ नहीं आई, आप ज़रा रिपीट कर दें। तो फ़ायज़ ईसा ने वकील को कहा कि नहीं नहीं, तुम रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप सुनते क्यों नहीं पहली दफ़ा। तो उसको बड़ी हैरानी हुई, मैं फेलो जज हूँ, चीफ जस्टिस, जब आप बेंच पे बैठते हैं चीफ जस्टिस नहीं रहता, फेलो जज होता है पूरी की पूरी एक। तो उसने दोबारा उसको रिपीट करने के कहा, तो काजी फ़ायज़ ईसा ने अपनी कुर्सी को मोड़ा और मोड़ के वहाँ से उठ के चले गए, जो विच अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, और सन्नाटा छा गया बलूचिस्तान हाई कोर्ट के उस कमरे में। वेरी शॉकिंग, हैरानकुन। उसके बाद 11 बजे चाय का वक्फा हुआ, तो अब्दुल कादर मैंगल साहब वहाँ गए, तो जब उनको देखा तो उनको गुस्से में आ गए और उन्होंने उनको जाके थप्पड़ मारा, और जिस पे लोगों ने उनको छुड़ा के अलग करके ले गए, और एक बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल बन गई। ये उनका टेम्परामेंट मैं बता रहा हूँ उस वक़्त। और जितने भी पाक बलूचिस्तान के ब्यूरोक्रेट हैं वो जाके देख लीजिएगा कि मेन उसके अंदर जो जब वो हो रहा होता था, सेशन हो रहा होता था, यानी केस की हियरिंग हो रही होती थी, तो हमेशा एक ख़ास डेरोगेटरी से रिमार्क्स देना अपने फेलो जजेस के बारे में, तुम्हें आता कुछ नहीं, तुम्हें पता कुछ नहीं। तुम्हें मेरा एक बैचमेट है अब्दुल्ला जान काकड़, उसको जैसे होता है सिविल सर्विस से आप जुडिशरी में चले जाते हैं, वो भी चला गया था, जैसे बड़े बड़े जजेस के हैं। तो वो अब्दुल्ला जान काकड़ इनके लगा है रजिस्ट्रार रहा है। वो जिस तरह उसकी तू मैं लड़ाई हुई है, और जिस तरह वो समझता था कि लोगों की इज्जत नफ्स को पामाल करता है, वो किसी भी वक्त आने को तैयार है टीवी के ऊपर। फिर उसके बाद काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के दौरान ही इन्होंने एक पाकिस्तान की जुडिशल तारीख का एक बहुत बड़ा काम किया, और वो ये था कि हुसैन हक्कानी ने एक ख़त लिखा था माइक मौलन को कि हमें ना किसी तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज से बचाओ, और हम आप उसके बदले में आपको एक एटॉमिक प्रोग्राम जो है उसका कंट्रोल दे देंगे। जो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था, उसको मेमोगेट स्कैंडल कहते हैं।
पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम है, इस सारे का सारा जो है ये है एडवर्सोरियल। आप आते हैं, एक इल्ज़ाम लेके आते हैं, ठीक है, मैं एक हूँ मुल्ज़म हूँ, मैं उस इल्ज़ाम की तरदीद करता हूँ, आपको साबित करना पड़ेगा क्या है। लेकिन जज जो बैठा हुआ है वो कभी भी इंक्वायरी नहीं कर सकता, पाकिस्तान में नहीं हो सकता, इंक्विजिटोरियल सिस्टम नहीं है। इन्होंने बाकायदा उसको, क्योंकि नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के गए थे, जनरल कियानी गया था दूसरा, तो इन्होंने उसको एक इंक्वायरी बना दी जिसके हज से 2-3 चीफ जस्टिस थे, उनके हेड थे काजी फायद ईसा, और उन्होंने बाकायदा, और उस वक़्त एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट रवैया इनका नज़र आया। लेकिन टेम्पर की बात है वो बड़ी अजीब व गरीब सी है, बहुत ही अजीब सी बात है, शॉकिंग। जो इमरान खान साहब ने कहा ना कि जिनका ऑर्डर कहीं और से आया था काजी फायद ईसा को, मैं पूरी कहानी आपको सुना देता हूँ, बड़ी खौफनाक कहानी। 6 सितंबर का फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन में वज़ीर आज़म भी जाते हैं, आर्मी चीफ तो बुलाने वाले में से होते हैं और दूसरे लोग भी होते हैं। तो उसमें एक दफ़ा बदमज़गी हो गई थी, बेनज़ीर के ज़माने में उसको बुलाया गया, तो बेनज़ीर ने, जो ज़ाहिर चीफ जस्टिस बड़ा आदमी होता है, चीफ जस्टिस होता है, वज़ीर आज़म होता है, आर्मी चीफ होता है, तो जो मेन टेबल थी उस टेबल के ऊपर जस्टिस नसीम हसन शाह साहब बैठे हुए थे। तो बेनज़ीर ने बड़े डेरोगेटरी मार्क्स के साथ कहा कि इसको इसने कहाँ किसने बिठा दिया है। तो बेनज़ीर ने उनको कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, और वो यूं टहलने लगी। तो कुछ लोगों ने जाकर शाह साहब से कहा, शाह साहब ये मसला है तो बड़ा ऑड हो जाएगा। नसीम हसन साहब शरीफ आदमी थे, वो उठ के दूसरी मेज़ पे चले गए। लेकिन उसके बाद ये जुडिशरी में तय हुआ कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़ा ऑड हो जाता, हम लोगों के खिलाफ फैसले करते हैं, सब कुछ करते हैं, साथ जाएंगे तो ऑड हो जाएगा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघलने लगी और हालात बेहतर होते चले गए। तो फायद ईसा साहब के ज़माने में ही एक दफ़ा फिर इनविटेशन आया, तो पूरे के पूरा जो हाउस था उसमें चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त के, उन्होंने राय ली कि क्या है। तो अमूमन वो कहते हैं कि उस वक्त काजी फायद ईसा का एक रवैया होता था कि जजों की मीटिंग्स के अंदर अमूमन अपने मोबाइल के साथ खेलते रहते थे, इनका रूटीन का रवैया था। तो जब राय ली, तो राय लेने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या करें, सब तकरीबन दी गई। इनसे जब पूछा तो उनका आप बताएं, तो उन्होंने कहा नहीं जाने की ज़रूरत नहीं, दे आर पेड टू डाई। दे आर पेड टू डाई। अब जो बात छुपी तो नहीं रहती, ठीक, ये बात कहाँ पहुँची, जिनको कहा गया था पेड टू डाई। तो हज़रत का कोई ऐसा वो मामला तो था नहीं। तो उन्होंने उनके रिकॉर्ड निकाले, फलां किया, जी कहाँ है, सारा कुछ रेफरेंस बना, वो रेफरेंस बन गया। मुझे वो जगह भी पता है कि जहाँ इनको जाके कहा गया कि पेड टू डाई है, तो वहाँ उनसे पूछा गया कि दूसरों से इनसे पूछें कहीं कि हाउ मच ही इज़ टू बी पेड टू डाई, कि उसे कितने पैसे चाहिए कि वो मरेगा। तो एक क्राइसिस बन गया। उसमें फिर सबसे बड़ा किरदार अदा किया हमारे कुछ जर्नलिस्टों का, जिन्होंने काजी फायद ईसा को सुकरात बना के पेश करने की कोशिश की, और एक तस्वर बना दिया गया कि जज जो है ना, उसकी एसेट्स के अंदर झांका नहीं जा सकता। फिर वो बनाया गया, फिर वो बीवी आई, बीवी एक मतलब, मैं उस केस के अंदर जाना, उनको भी जज इन पूरी की पूरी जुडिशरी ने रेस्क्यू किया। वो 10 मेंबर्स का जो बैच था उन्होंने उसको रेस्क्यू किया कि ठीक है हम तुम्हारी बात जो है नहीं चाहते। इसके ऊपर एक रिव्यू पिटिशन भी आपको पता है आजकल फिर पेंडिंग पड़ी हुई है। वो मामला जो है ये इस तरह अमूमी रवैया जो हो लोग बताते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि मेरे कई दोस्त बैचमेट भी, सीनियर भी, जूनियर भी वहाँ रजिस्ट्रार रहे हैं, कि अक्सर औकात जजों के रजिस्ट्रार कमरे में क्या करते हो, ये तो मुझे रिपोर्ट किया करो, अलग नहीं करते। फिर एक दिन ये ऐसे घूमते हुए इन्होंने देखा, वो तस्वीरें ग्रुप फोटोज़ होती हैं, इन्होंने ग्रुप फोटो उतरवा दी, नहीं ठीक नहीं लगती, क्या कुछ है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट को एग्जामिन करते रहते थे चीज़ें। तो छत नहीं थी तो सीढ़ी मंगवाई, क्योंकि छत की सीढ़ियाँ नहीं थी, पता नहीं किधर से चढ़ के ऊपर चले गए, सीढ़ी देख। तो मतलब पलटना झपट कर पलटने वाली सूरत हाल जो इनकी हमेशा वो रहती है इस सारी सूरत हाल के अंदर। इस दौरान इन्होंने एक अजीब-ओ-गरीब रवैया अख्तियार किया कि ख़त लिखने शुरू किए, अनबिकमिंग ऑफ जस्टिस, ये ख़त लिखो, वो ख़त लिखो, वो ख़त लिखो।
जो इंटरनल अफेयर जो थे वो बाहर दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई कि ये हमारे इख्तलाफात ये हैं, ये हमारे प्रेस को देने चाहिए, और फिर हमारे प्रेस वालों ने उसको उछालना शुरू किया। जिस वक्त इनका केस रेफरेंस बन गया था, उस रेफरेंस को बहुत लोगों ने बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, इनके लिए बड़ी ढीला काम किया था कि चलो रेफरेंस चल जाता था। उसकी एक बुनियादी वजह थी कि ब्यूरोक्रेट भी फंसते थे, इनको अपना घर पसंद ना आया। इन्होंने बुलाया उसको से वो जो हाउसिंग वाला को, उन्होंने कहा, ये क्या है, ये कमोड लगाया मैं तुमने, ये पूरा। इन्होंने कई करोड़ रुपया जो है उस घर की रेनोवेशन पे खर्च किया, क्योंकि वो बड़े अरिस्टोक्रेटिक आदमी है। और आज वो अगर आज उसी के ऊपर, तभी तो शौकत सिद्दीकी से डरते थे सारे। शौकत सिद्दीकी को जब कहा गया कि तुमने इतने करोड़ रुपया खर्च किया, तो उसने कहा बाकियों को भी लेके ओपन कोर्ट चलो, मैं बताऊं बाकी किस किसने खर्च किया। तो बुनियादी तौर पर इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये जो तस्वर बनाया गया है कि ये जुडिशरी के अंदर इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय होता है, वरना तो फिर इख्तलाफी नोट का तस्वर न रहे, वरना फिर 2 या 3 का तस्वर न रहे। लेकिन इस वक्त जो इख्तलाफ की बुनियाद जो बनाई जा रही है वो सिर्फ एक आदमी के एटीट्यूड की वजह से बनाई जा रही है, और उस आदमी के एटीट्यूड की वजह से वजह यह है कि वो आदमी अपने आप को शायद पता नहीं क्या कुछ साबित करना। अभी पिछले दिनों जो थे, आप खुद सोचें कि उस आदमी की 3 घंटे तकरीर सुनाई गई जिसने ये कहा था कि दे आर पेड टू डाई। ये उसके नज़दीक इज्जत थी पाकिस्तान की फ़ौज की और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, उन सब की। उस बंदे की 3 घंटे तकरीर सुनाई गई और उसके सवाल और जवाब किए गए, उसको आइन का पता नहीं मुहाफ़िज़ और पता नहीं क्या क्या कुछ बताने की कोशिश की। हालांकि उसके केसेस में से जो हुदैबिया जो केस है, ये इतनी बड़ा सवाल है जिसको उन्होंने कैप करके बना दिया कि इसको कोई डिस्कशन नहीं कर सकता और ये नहीं कर सकता कि। तो मैं असल में बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये था कि इख्तलाफ नहीं है। जुडिशरी जो है वो बुनियादी तौर पर अगर कभी बदनाम हुई है तो सिर्फ एक आदमी की वजह से बदनाम हुई है। और मैं शायद इस पर अलग एक वीडियो बनाऊं कि इसका हल क्या है, क्योंकि असल मसला ये है कि पाकिस्तान की तमाम तर जितनी भी इंस्टीट्यूशन हैं उसके अंदर आखिरी जो मकाम है, आखिरी जो लफ्ज़ है वो जुडिशरी का होता है। फ्लॉ हो सकती है उनके अंदर, ख़राबी हो सकती है उनके अंदर, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट इसलिए ज़रूरी है कि वो आखिर हर्फ़ आखिर है, उसके ऊपर फिर अल्लाह ताला की ज़ात है। वाह, एक वाव, दूसरा शॉकिंग, और शॉकिंग रेवलेशंस। मतलब कि आपको ये भरफे राज विद औरिया मकबूल जान साहब के साथ ख़ास बात ये वो चीज़ें आपको पता चलती हैं जो कि इनको शायद खुद भी ना पता, और ये भी सोचने में मजबूर हो जाए भाई ये किसने, ये तो सिर्फ हमें पता था। और ये सब आवाम के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। करना क्या है वो आपने सोचना है बैठ के, दोबारा सुनेंगे वीडियो को, देख लिया, अंडरस्टैंड करेंगे क्या क्या पॉइंट्स। और ये काजी फायज़ ईसा साहब आपके अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको शो पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।